Good afternoon, all of you. Today we will discuss Pakistan domestic compulsion in foreign policy making. सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पाकिस्तान के विदेश नीति निर्माण की घरेलू बाध्यताओं पर चर्चा करेंगे। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली द एंडलेस डायलॉग, मतलब ये एक सीमा विहीन, एक अंतहीन वार्तालाप है जो पावर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो निरंतरता की शक्तियों और पावर ऑफ चेंज, परिवर्तन की शक्तियों के बीच होता रहता है। इसीलिए कभी भी जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है, घरेलू कारक है, उनको किसी भी राष्ट्र के नीति निर्माण में उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। बेसिकली जो ये इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, एक देश की जो आवश्यकताएं होती है और उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती है, जो आंतरिक नीतियाँ होती हैं, उनको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस तरह से उनको बाह्य पटल पर प्रस्तुत किया जाता है, ये सबको स्वरूप प्रदान करने में ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग स्टेट्स की जो कैपेबिलिटीज़, जो क्षमताओं में जो अंतर होता है, वो मेनली उस पर्टिकुलर स्टेट की जो फीचर्स है, जो विशेषताएं हैं, जो उसके इंटरनल कंस्ट्रेंट है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, नेगेटिव फैक्टर्स है, उन सबके टोटलिटी का ही इम्पैक्ट है जो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में स्टेज पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जो डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट है, जो घरेलू जो विषमताएं हैं, जो बाध्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को और जटिल बना देती है और विदेश नीति निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके नेचर को भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। उसकी एक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वो निहित स्वार्थों पर, तात्कालीन परिस्थितियों पर, घरेलू कारकों पर आधारित होकर अपना स्वरूप निर्मित करती है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते हैं, वो होता क्यों है, क्यों किसी स्टेट को, कंट्री को क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, एक व्यक्ति यानी नेतृत्व, यानी जो भी उस राष्ट्र के नेतृत्व उस वक्त कर रहा है, या अगर कोई अभी करता है, एक पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ये एजेंसी है, उसने अगर किसी देश के घरेलू हितों की अवहेलना करते हुए विदेश नीति का निर्माण किया, तो निश्चित रूप से उसके जो दबाव है वो विदेश नीति निर्माण पर भी पड़ेंगी। इस जो फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें इन दोनों वर्ड्स को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। पॉलिसी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉरेन पॉलिसी में पॉलिसी को समझेंगे, उसके बाद फॉरेन को। पॉलिसी बेसिकली एक निर्णय होता है या एक गाइड होता है, एक दिशा निर्देशक, पथ प्रदर्शक होता है, जिससे कि कोई अपने जो निर्धारित लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को करने का निर्णय लेते हैं। और फॉरेन विदेशी का मतलब होता है जो राज्य के इतर, राज्य के बाहर, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राज्य का नियंत्रण उस विशेष क्षेत्र पर, वहाँ के लोगों पर नहीं होता है। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक पथ प्रदर्शक, निर्देशक है ऐसे गतिविधियों का, ऐसे कार्यवाहियों का, जो कि राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर अपने निहित, अपनी जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य है उनकी पूर्ति के लिए उठाता है। तो विदेश नीति वास्तव में एक तरह से एक ये माध्यम भी है, ये उद्देश्यों को भी पूर्ति करता है, ये मूल्यों को भी तय करता है, और कहीं ना कहीं अलग अलग अभिकरणों और उपकरणों के माध्यम से ये सरकार का इस प्रकार से प्रयोग करता है जिससे वो दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करे, उनको स्थापित करने के पैटर्न्स को डिसाइड करे और उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है और कैसे आगे सस्टेन करके ले जाना है, इसको फ्रेम प्रोवाइड करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो कुछ महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, अवस्थिति, लोकेशन। मैकाइंडर ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जियो पॉलिटिकल, वो जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है, ये बहुत मायने रखता है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, अंतर्राष्ट्रीय के साथ घरेलू कॉन्टेक्स्ट में भी उसकी अवस्थिति क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि नेपाल के लिए फॉरेन पॉलिसी का फैक्टर उस तरह से वर्क क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको वो एक लैंडलॉक्ड नेशन है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी में काफ़ी उसको चेंजेस लाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या क्या अवेलेबल चॉइसेस है, कि राष्ट्र के पास कितने चयन करने के लिए उपलब्ध ऑप्शन है और रिसोर्सेज कितने हैं, संसाधन कितने हैं जिसके माध्यम से वो नीति का निर्माण करेगा। इन सब पर दृष्टि रखकर ही कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को और उनको सीमाओं को तय कर सकता है जिस हद तक उनको ये वो पूर्ति कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर, जो कि डोमेस्टिक कंपल्शंस, घरेलू बाध्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें मैं इन जनरल इस पर डिस्कशन करूंगी, क्योंकि हम लोगों को लगभग इसी तरह का टॉपिक नेक्स्ट हम लोग जब कनाडा का डोमेस्टिक कंपल्शन पढ़ेंगे उसमें भी हमें इस तरह का टॉपिक देखना होगा। तो उसमें ये जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी कि डोमेस्टिक कंपल्शंस क्या होता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, उसमें हम डायरेक्टली कनाडा से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैंने इस फर्स्ट टॉपिक में डोमेस्टिक कंपल्शंस क्या है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का स्ट्रैटेजी क्या है, इसको मैं डिस्कस कर लेना चाह रही हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर घरेलू बाध्यताओं में आती है वो है ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, यानी क्रियाशील जो पर्यावरण है वो कितना एनवायरनमेंट, उसकी परिस्थिति उसको कितना सक्षम बना रही है राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। डिसीजन मेकर्स, नीति निर्माता कितने दक्ष है, कितने कुशल है, कितने स्विफ्ट स्टेट फॉरवर्डने के साथ डिसीजन लेते हैं। साइकोलॉजिकल वो एनवायरनमेंट कैसा है, यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है, नेशनल मॉरल का क्या लेवल है, राष्ट्र पब्लिक ओपिनियन के कॉन्टेक्स्ट में पीपल का क्या अप्रोच है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का लेवल क्या है, पॉलिटिकल एजुकेशन कैसा है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है कि नहीं, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को निर्मित करता है। फिर इमेज परसेप्शन कल्चर, कि एक छवि निर्मित करने की जो संस्कृति होती है वो अपने राष्ट्र के नीति निर्माताओं को लेकर, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर या जो सत्ता में आरूढ़ राजनीतिक दल के विषय में किस प्रकार की छवि निर्मित जनता करती है। फिर किस प्रकार की नीतियों का फॉर्मुलेशन होता है और निर्णय जो क्रियान्वित किए जाते हैं वो किस पद्धति के हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ द स्टेट, जिसकी हम पहले भी चर्चा किए हैं अभी, कि उस राज्य की अवस्थिति क्या है, उसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, आसपास कोई बड़ा राष्ट्र है, कोई समुद्र का किनारा है या लैंडलॉक्ड है, वो बहुत निर्धारक तत्व की भूमिका निभाता है। फिर उस राष्ट्र साइज ऑफ द स्टेट, उस राष्ट्र की भूमि का विस्तार क्या आकार है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन वहाँ कितने उपलब्ध है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, सैन्य रूप क्षमता के दृष्टिकोण से उस राष्ट्र की क्या स्थिति है। ये सारे कारक बहुत महत्वपूर्ण घरेलू बाध्यताओं की तरह कार्य करते हैं, जिसके आधार पर विदेश नीति को स्वरूप प्रदान किया जाता है। और आगे इसमें जो और महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार है, तकनीकी स्तर पर वो कितना उन्नत है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और आईटीसी सेक्टर के जितना डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे अछूता होकर राष्ट्र कार्य नहीं कर सकता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, क्या वो ऑटोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और कि मोनार्कियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ऐतिहासिक उनके अनुभव कैसे हैं, किस प्रकार के कल्चर को ऐतिहासिक रूप से वो ग्रहण करते आए हैं, क्या वो औपनिवेशिक राष्ट्र रहा है या शुरू से स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, वो भी उनके माइंडसेट को डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ पे दल किस प्रकार से सक्रिय है, दल डिसिप्लिन्ड है या वेस्टेड इंटरेस्ट से ओरिएंटेड है। फिर इंटरेस्ट ग्रुप, जो हित समूह है, वो वास्तव में कितनी जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितने अपने निहित हितों का, वो कितने संगठित रूप से कार्य करते हैं, उनका अप्रोच कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर पब्लिक ओपिनियन, जनमत का स्तर कैसा है, जनता सहभागी रूप से कार्य करती है कि नहीं, अवेयरनेस पीपल में है कि नहीं, वो मास पॉलिटिकल अप्रोच कैसा है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट कल्चर को डेवलप करते हैं कि नहीं। और मीडिया का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या स्वतंत्र मीडिया है या कंट्रोल्ड मीडिया है, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि एक राष्ट्र अपने विदेश नीति का किस प्रकार निर्माण कर रहा है और कितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं वो फ्लैश हो सकती है एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान पर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि
कैसे डोमेस्टिक कंपल्शंस वहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक जो घरेलू चुनौतियाँ हैं ये पाकिस्तान में बेसिकली क्यों उत्पन्न हुई है, क्योंकि वहाँ पर राज्य रूपी संस्था का पतन शुरू से देखने को मिलता है। शुरुआती 10 वर्षों में कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तित हुई। निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को हटाकर वहाँ पे सैन्य शासकों ने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार जो पाकिस्तान की जो घरेलू नीति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और वही निर्धारित करते हैं कि जब जब वहाँ सत्ता में नेतृत्व वर्ग कमज़ोर होता है तो सैन्य प्रमुख उसका लाभ उठाकर अब नीति निर्माता बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं जनता का भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त हो जाता है कि उन्हें लगता है कि भ्रष्ट राजनेताओं से अच्छा है कि वो एक कुशल प्रशासक के अंतर्गत रहकर अपनी व्यवस्था का संचालन करें। जब हम पोस्ट 9/11 का सिचुएशन देखते हैं कि 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद का पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वॉर ऑन टेरर, जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है अलकायदा और तालिबान के खिलाफ, इसने ये हिस्सा लेने का जो निर्णय पाकिस्तान ने लिया था, अभी हम विशेष रूप से पिछले 10-20 वर्षों के विदेश नीति निर्माण में लिए गए उसके स्टैंड्स को ही देखेंगे, क्योंकि शुरू से देखना ये संभव भी नहीं है, और वो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ डिस्कस हम लोग कर भी चुके हैं। तो इसमें जो ये डिसीजन लिया गया कि अलकायदा और तालिबान के खिलाफ युद्ध करने का, तो कहीं ना कहीं वो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति मुशर्रफ इस बारे में पूरी तरह तैयार थे कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे, और इसके बाद जो आगे चलकर युद्ध होंगे उसमें भी वो पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार था। इसका ये कारण ये था कि ये इस बात को वहाँ का नेतृत्व समझ पा रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान की अगर इस तरह से एकजुट होकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल, जो रूढ़िवादी, मूलवादी, जो धार्मिक और आतंकी तत्व है जो कि उस क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मुशर्रफ, उस समय परवेज़ मुशर्रफ का एक और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था कि वो चाहते थे कि जितने भी वहाँ विभेदीकरण पर आधारित जो तत्व का क्रियाशील है, धार्मिक आधार पर एक आतंकी तत्व जो उस क्षेत्र में बढ़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं तटस्थ कर दिया जाए, उनके प्रसार के क्षेत्र को नियंत्रित कर दिया जाए, ताकि उससे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती ना पहुंचे, और पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपनी एक ग्लोबल इमेज को भी वो एक सुधरे छवि की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर सके, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान पर ब्लेम लगाया जाता रहा है कि वो उसने कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो जिन ग्रुप्स को कंट्रोल किया गया, मतलब कंट्रोल करना जिसमें उद्देश्य था, जिसमें तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी, सिपाह मोहम्मद पाकिस्तान, तहरीक निज़ाफ फिराक ई जाफरिया, सिपाह सहाना पाकिस्तान, ये सारे बहुत ही मतलब भयंकर रूप से पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता को चुनौती दे रहे थे, और कहीं ना कहीं अपने जो धार्मिक, मूलवादी और विविधीकृत प्रवृत्ति के कारण भी वो उन्हें प्रश्रय भी मिल जा रहा था, कुछ क्षेत्रों में उन्हें शरण भी मिल रहा था, और वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से एक भय के तनाव की स्थिति को बनाने में भी सफल हो रहे थे। तो इसलिए मुशर्रफ के लिए बहुत आसान था कि जब ऑलरेडी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध चल रहा है तो उसी को प्रयोग करते हुए इस प्रकार के ग्रुप्स को, समूहों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो अब जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, और ये कहीं ना कहीं एक मेजर रीज़न था कि पाकिस्तान ने वॉर टेरर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ा यूएस के ड्रोन अटैक वे, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पर पड़ा, हज़ारों की संख्या में वहाँ के सिविलियंस मारे गए, आम जनता उसमें को भी जान हानि हुई, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अपनी सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए उसके द्वारा उठाया गया कदम उस समय परिस्थिति के अनुकूल वो निर्णय था।
फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स, जो टेरर एक्टर्स है, वो बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंपल्शन के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ये जो गैर राज्य करता है जो कि अपने आप को इस्लामिक उग्रवादी के रूप में घोषित करते हैं, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व की शांति को चुनौती प्रदान करते हैं। तो अगर राज्य इस प्रकार के वास्तव में पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि वो इस प्रकार के तत्वों को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि बिना राजनीतिक प्रश्रय के कहीं भी इस प्रकार के तत्व फल फूल नहीं सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो वो अपने फोर्स के एक्शन के माध्यम से ऐसे एलिमेंट्स को सप्रेस कर सकती थी। तो स्टेट उसको इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि उनके जो अवांछित जो लक्ष्य है उनकी पूर्ति की जा सके। तो अब इस तरह से जब एक भ्रष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम ये होता है कि इस प्रकार के आतंकी समूहों को असीमित शक्तियां मिल गई और इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणाएं और मांग करने लगे कि हम वास्तव में पाकिस्तान की विदेश नीति, जो वास्तविक विदेश नीति है, उसी को प्रस्तुत करते हैं। और जनवरी 2013 में जो टॉप तहरीक तालिबान के लीडर थे वली उर रहमान, उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा करके दिखाया कि हम अपने यहाँ से फाइटर्स भेजेंगे पाकिस्तान में, ताकि वो वहाँ पर शरिया का शासन को भारत में लागू किया जा सके और उसके लिए वो संघर्ष करेंगे। तो इस प्रकार से ये तत्वों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से रूल का सपोर्ट मिला हुआ था, शासन का सपोर्ट मिला हुआ था, जिस कारण ये फलीभूत हुआ, वहाँ फलने फूलने लगे। फिर दूसरा जो एक बहुत मेजर फैक्टर है पाकिस्तान में, वो डिस्ट्रेसिंग इकोनॉमी है, जो एकदम पूरी तरह से जर्जरित जो अर्थव्यवस्था है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ के भ्रष्ट नेता है, जिसकी वजह से ये समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी सीरियस होने की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होने लगती है, क्योंकि अब वो बाकी राष्ट्र जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस में, प्रोग्राम्स में एक सक्षम, एक समान अभिकर्ता के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, जितने भी पार्टनरशिप्स में है, वैसा रोल पाकिस्तान नहीं निभा पाता है। और पाकिस्तान की इसी आर्थिक विकास के न होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं पर, जितने भी इंटरनेशनल फंड प्रोवाइडिंग एजेंसीज़ है, वित्तीय संस्थानों पर उसकी निर्भरशीलता बढ़ जाती है, चाहे वो IMF हो, WTO हो, वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्ट में हो, या अमेरिका पर जो इसकी निर्भरता है, उसका कारण वहाँ की जर्जर आर्थिक स्थिति है। और इसको और बढ़ाने में जो डिसप्रोपोर्शन जो सिविल मिलिट्री फीचर है कंट्री का, उनके बीच में जो असमान संबंध उभर कर आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था में भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आर्मी पाकिस्तान में खुद ही एक आर्थिक प्रोजेक्ट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश की है, क्योंकि कुछ करप्ट फैमिलीज़, जो भ्रष्ट परिवार पाकिस्तान के तथाकथित पूंजीवादी सामंत परिवार है, वो 70% ऑफ पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब ऐसे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती आर्थिक विकास की बहुत धीमी गति होने के कारण क्या होता है कि जो एक राष्ट्र जब वो अमेरिका के डोनेशन के साथ उसको डील करना होता है, तो वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो समस्या है उससे वो जकड़ कर उसको निर्णय लेना पड़ता है। दूसरा, जो सेंट्रल और साउथ एशिया, केंद्रीय और दक्षिणी एशिया में अपने हितों को पूर्ति करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को निर्मित करना है, इन दोनों कारकों से निर्धारित होकर उसे अपना निर्णय करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो दान करता है, यानी डोनर, जैसे कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र, वो खूब आराम से पाकिस्तान को अपने बेनिफिट के लिए परसुएट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक गेन होने की लालसा से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, वहाँ की घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसके कमज़ोर होने से वो बहुत सशक्त विदेश नीति निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। पहले अपनी किसी तरह अर्थव्यवस्था
को सुस्थिर बनाना उनकी वरीयता बन जाती है और उसके लिए वो ऐसे शर्तों को भी के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी डोनर राष्ट्र के साथ, जिससे कि वो उतना एक सशक्त राष्ट्र इस प्रकार के निर्णय ना ले, ऐसे निर्णय भी उसके द्वारा ले लिए जाते हैं। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है बलूचिस्तान का इशू, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ के आंतरिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप उपजाता है और उसी आंतरिक समस्या का हमें रिफ्लेक्शन फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ये जो 4 प्रांत है पाकिस्तान के, उसमें सबसे बड़ा प्रांत है और इसमें काफ़ी प्राकृतिक संसाधन, खासकर एनर्जी रिसोर्सेस है, जिसमें लगभग 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 6 ट्रिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के पास जो सोने के, फिर तांबे के जो इतने रिसोर्सेस है, जो इतने संसाधन हैं, प्राकृतिक गैस के संसाधन है, तेल खनिज उत्पादन के संसाधन है और जो ऊर्जा के संसाधन है, इससे उसकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण बनकर उभरती है। और इसी सामरिक महत्व की स्थिति के कारण का एक और कारण, एक आयाम है कि अरब सागर से भी उसकी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी 760 किलोमीटर तक उसके करीब आती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर एक समस्या को भी उत्पन्न करती है। और जो ग्वादर पोर्ट है, जो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, या नाटो की जो सप्लाई लाइन है, इसने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, इसको नए रूप से परिभाषित करने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब जो बलूचिस्तान संसाधनों से तो उन्नत है, लेकिन क्या उसका यूटिलाइजेशन पाकिस्तान अपने हित में कर पा रहा है? अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो वहाँ का एथनिक मेस है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं समस्याओं को जन्म देने में मेजर भूमिका निभाता आया है। जो पाकिस्तान में राष्ट्रवाद की जितनी भी फोर्सेस है, वो देश की एक राष्ट्रीय अखंडता, देश की राष्ट्रीय एकीकरण की व्यवस्था को, वहाँ की संघीय संरचना को चुनौती अब शुरुआती समय से, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के समय से देती रही है। और जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो संगठन वहाँ काफ़ी सक्रिय है, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फंड, ये कहीं ना कहीं लगातार राष्ट्र को चुनौती दे रहे हैं। और 2009 से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा उस पर एक निगाह देखी जाती है, क्योंकि उस पर सटीक दृष्टि रखने का हर अंतर्राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र कोशित कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर आरोप लगाया है कि क्वेटा और उसके आसपास का क्षेत्र एक तरह से जो तालिबान के जो नेतृत्व है उनके लिए अशरण स्थली बन गई है, और जिसमें मुल्ला उमर जैसे नेता वहाँ अपना आश्रय पाए हुए हैं। तो बाकी जितने अलग ग्रुप्स हैं वो भी मिलिटेंट ग्रुप्स को उसी क्षेत्र में शरण मिली हुई है, जैसे लश्कर-ए जंगवी, तालिबान, जुंदुल्ला, जिसको कि ईरानियन पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट का नाम भी दिया गया, ये सारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बलूचिस्तान में ही हमें सक्रिय देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एक अलग इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का। पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है वो फियर साइकोसिस, ब्रिक ब्रदर सिंड्रोम कहे या सिक्योरिटी डायलेमा के पर्सपेक्टिव से हमेशा से उसने भारत पर ये आरोप लगाता आया है कि उसने बलूचिस्तान के जितने भी उग्रपंथी तत्व है उसको उन्होंने समर्थन प्रदान किया है। पर कश्मीर का प्रश्न जब जब भारत की तरफ से उठाया गया है तो उसको काउंटर किया गया है बलूचिस्तान की जो निजातीय समस्या के प्रश्न को उठाकर। तो अब भारत के इस क्षेत्र में अपने अलग हित निहित है, जैसे कि पहले से गैस पाइपलाइन प्रपोज किया गया है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, फिर तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, टापी का पाइपलाइन। तो वहाँ भारत को भी काफ़ी जागरूक होकर अपना कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी कदम या कोई भी निर्णय लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो ये पाकिस्तान की जो ये विदेश नीति है ये किस प्रकार स्वरूपित होगी, या कैसे ये बलूचिस्तान का जो फैक्टर है वो कैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को भी मतलब कश्मीर इशू तो एक बड़ा इशू है, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव हमें पाकिस्तान की विदेश नीति पर देखने को मिलता है।
अब हम आते हैं जो यूएस फैक्टर है और वॉर और टेरर है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो अमेरिका के साथ संबंध है या आतंक के खिलाफ जो युद्ध का है, ये इसने कहीं ना कहीं एक दशक तक काफ़ी ज़्यादा वहाँ क्षति पहुँचाई है और कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उसने भी ग्लोबल इस्लामिक एजेंडा को वैध ठहराने में एक मेजर रोल प्ले किया है। क्योंकि यूएस फैक्टर का प्रेजेंस तो ठीक है, सॉवरेनिटी पर एक तरफ चैलेंज लगा रहा है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, वॉर ऑन टेरर की वजह से एक तरफ तालिबानी आतंकी मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ आम नागरिक मारे जा रहे थे। तो अब इसमें क्या हुआ, आंतरिक क्षति हुई, जनता का उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और उस जनता के विद्रोह को यूटिलाइज़ किया टेररिस्ट एक्टिविटी वाले ग्रुप्स ने और उन्होंने इसको ग्लोबल इस्लामिक एजेंडा को उन्हें कहीं ना कहीं अपने गलत मांगों को भी न्यायोचित ठहराने का उन्हें एक रास्ता मिल गया। तो जितने भी इस्लामी उग्रवादी बल थे वो जो कि पाकिस्तान के समाज में बहुत गहराई से जमे हुए थे, वो पूरे पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था पर चुनौती देने लगे, उसको पूरी तरह से चुनौती पहुंचाने लगे। और जो एंटी अमेरिकनिज़म है, जो अमेरिका विरोधी जो जन भावनाएं हैं, ये भी हमें पाकिस्तानी समाज में 3 रूपों में देखने को मिलता है। इसको हम 3 मॉडल से समझ सकते हैं। पहला तो फ्रेंडशिप बेट्रायल मॉडल है, जो मित्रता और उसके बाद उसमें एक क्षणभंगुरता आती है। वो प्रारूप जो है, उस प्रारूप में जो ऐतिहासिक उनका जो अनुभव रहा है कि किस प्रकार यूएस के साथ आर्थिक क्षेत्रों में कोऑपरेशन उनके लिए विषमता मतलब आवश्यकता थी, वो उनके लिए अपरिहार्य था। लेकिन धीरे धीरे जब यूएस के ड्रोन अटैक्स और वॉर ऑन टेरर की वजह से धीरे धीरे उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने उभर कर आए। फिर एंटी इम्पीरियलिज्म, जो गैर औपनिवेशिक जो मानसिकता है, जो कि कैपिटलिस्ट रिसोर्स ओरिएंटेड अमेरिका की जो पॉलिसी से पूंजीवादी और संसाधन केंद्रित जो अमेरिका की नीति है, और न केवल अमेरिका की, वो कई विकसित राष्ट्रों की नीति विकासशील राष्ट्रों के प्रति रहती है, उसके प्रति भी जनता के मन में हमेशा एक संशय की दृष्टि बनी रही। और तीसरा जो एंटी इस्लामिज़म है कि इस्लामवाद का विरोधी, इस्लामिक संस्कृति के विरोधी जो स्टैंड अमेरिका लेता रहा है, चाहे वो इजराइल के पक्ष में उसकी नीतियां हो या भारतीय पक्ष के उन्मुख अमेरिका की नीतियां हैं, जो वैश्विक मंच पर उसने कई बार इसको स्पष्ट किया है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कि वो किस प्रकार अमेरिका के साथ अपने संबंधों को तय करे और पुनर्परिभाषित करे। अब हम आते हैं कि किस प्रकार ये इन फैक्टर्स का उनके एजुकेशन फील्ड, क्योंकि अगर आप किसी देश की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उसी से भविष्य के नेता और भविष्य के नीति निर्माता आते हैं और उसी से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो क्या प्रभाव वहाँ के शिक्षण संस्था पर पड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के समीकरणों का, इस पर हम दृष्टिपात करते हैं कि जो पाकिस्तान ने जब वॉर और टेरर आतंक के विरुद्ध जो संघर्ष है उसमें भाग लेने का निर्णय लिया, तो इसने कहीं ना कहीं अब उसके राष्ट्र को अंदर से तोड़कर रख दिया। क्योंकि इसका हम प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं। जो 2 क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा केपी और फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया, संघीय प्रशासित जो जनजातीय क्षेत्र है, ये दोनों बहुत ज़्यादा आंतरिक विद्रोह, आक्रमण और अफगानों के आगमन से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। और 21 फरवरी 2013 में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, जो बहुत ज़्यादा आतंक से प्रभावित क्षेत्र के खैबर पख्तूनख्वा के सरदार हुसैन बाबक कहते हैं कि जो मिलिटेंट्स, जो आतंकी थे, इन्होंने लगभग 3000 विद्यालयों को उस प्रांत में नष्ट कर दिया। इसी प्रकार का एक और क्षेत्र जो कि आतंक विद्रोह से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही, वो थी आपके संघीय प्रशासित क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिसमें तालिबान के आक्रमण से लगभग 460 से अधिक विद्यालय को क्षति पहुंची और लगभग 7 जो एजेंसियां थी वो भी काफ़ी
ज़्यादा उससे प्रभावित हुई। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार इस प्रकार की नीतियों से उनके शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी पर। इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है उनकी जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी घरेलू परिस्थितियों पर, क्योंकि मुजाहिदीन का प्रभाव वो लोग पहले ही जो अनुभव कर चुके थे कि अफ़गान जो क्रिमिनल्स पाकिस्तान में एंटर करने लगे, उनके साथ वो ड्रग्स का, टेररिज्म का एक फैक्टर जुड़ गया, साथ ही वो संगठित रूप से अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व हुए और कहीं ना कहीं तालिबान और पश्तून का जो एक बड़ा संगठित ग्रुप उभर कर आया, उसने पूरी आंतरिक जो संरचना है पाकिस्तान की उसको काफ़ी बुरी तरह प्रभावित किया। और 9/11 के बाद की परिस्थितियों में देखें तो वो पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी थी वो एकदम तरह से दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों को साथ में लेकर चलने वाली थी। एक तरफ तो वहाँ उस समय के नेतृत्व मुशर्रफ इसके लिए बहुत ही स्पष्ट रवैया अपना रहे थे कि हम अमेरिका का मदद करेंगे कि वो अलकायदा तालिबान के विरुद्ध, ताकि इस तरह के आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय ना मिले। लेकिन वास्तव में जो पश्तून जो शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या पाकिस्तान में रह रही थी, उनका जो बेंड ऑफ माइंड है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो कुछ और ही बता रहा था पाकिस्तान की वास्तविकता को लेकर। तो अब उन सब का प्रभाव का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया में, क्वेटा में जो कि बलूचिस्तान की राजधानी थी, लाहौर, रावलपिंडी में इनकी एक बहुत बड़ी संख्या सक्रिय थी और ये कहीं ना कहीं वहाँ की पूरी व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित कर रही थी। और उसी का आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं वो विदेश नीति निर्माण के क्षेत्र को भी बहुत हद तक स्वरूप प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। फिर पाकिस्तान को अगर हम देखें, जो अफ़गानिस्तान के केस में जब उसने इन्वॉल्वमेंट हुआ और ख़ास कर जब यूएस ड्रोन अटैक्स का, तो उसने कहीं ना कहीं उनके अपने देश में भी घोर संकट लाने का काम किया, क्योंकि अमेरिका के जितने भी संगठन थे वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थे कि उन्हें आतंकवादियों की हत्या करनी है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कितने आम जनता को बुरी तरह से निशंस रूप से उनको घायल किया गया, उनकी हत्या की गई, इसका अनुमान नहीं लगाया गया और उसका बुरा परिणाम पाकिस्तान की गरीब जनता को झेलना पड़ा। क्योंकि 2004 से जो ड्रोन हमले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों पर किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो पख्तून का एरिया था वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के एक अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि 2005 से लगभग 590 लोगों का ड्रोन अटैक्स जो स्ट्राइक हुए पाकिस्तान में, ड्रोन हमले उसके द्वारा मारे गए। तो ये लगातार जो अटैक किए गए और साथ ही जो नियंत्रण विहीन जो लगातार मृत्यु दर बढ़ती गई, इसने कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आम नागरिकों के भीतर अमेरिका के विरुद्ध जो जन भावना है उसको बलवती किया। अब आते हैं कश्मीर पॉलिसी की तरफ। कश्मीर नीति जो पाकिस्तान की है, ये बहुत बड़ा उनके लिए घरेलू चुनौती और एक स्ट्रेस फैक्टर की तरह काम करता रहा है, क्योंकि इसका जिहादी सेंटिमेंट्स को जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी यूटिलाइज़ भी किया है, उसे अपने हित के लिए प्रयोग भी किया है। और कहीं ना कहीं जो इस्लाम पसंद पॉलिसी जो पाकिस्तान है, इसको उसने अपने आप को पुटअप करने का भी उसने कोशिश की। और जो भी ये पॉलिसी अपनाई गई कि पाकिस्तान को पूरी तरह से ये उसका एक निर्णय लेता है कि हमें पूरा कश्मीर पाकिस्तान में मिलाना है, ये इस पॉलिसी का अगर हम डायरेक्ट देखें तो इंटरनल उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके साथ डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नीति के आधार पर उसने एक घृणा की संस्कृति को जन्म दिया। और इस घृणा की संस्कृति ने जितने भी उग्रवादी तत्व हैं उनको
इसका एडवांटेज मिल गया, उनको ये लाभ मिल गया कि वो इस प्रवृत्ति का प्रयोग अपने हित में कर सके और कहीं ना कहीं वही राष्ट्र के नीति निर्माता के रूप में अपने आप को उद्घोषित करे और वही नीति निर्माता बन जाए, न कि संसदीय चुनाव के माध्यम से चुने हुए राजनेता। तो इससे उग्रवादी चरमपंथियों को सिर उठाने का एक अच्छा खासा स्थान मिल गया और इस आधार पर एक बहुत बड़ा डोनेशन उनको मिला इस नाम पर कि कश्मीर में को अपने हिस्से में लाना है। जिहाद के नाम पर उन्हें एक अच्छा खासा दान लोगों से प्राप्त होने लगा और इस तरह के जितने भी सैन्य समूह थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, ये सारे जो राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों को कश्मीर में बढ़ा रहे थे, ये बहुत एक्टिव एक्टर्स, बहुत ही सक्रियकर्ता के रूप में टेरर फंडिंग, जो आतंकी घटनाओं के लिए धन मुहैया कराने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने लगे और इसका भी एक बहुत बुरा प्रभाव वहाँ की जर्जर आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ा और साथ ही उसकी विदेश नीति के क्षेत्र में भी पड़ा। अब हम इसको समअप करते हैं कि अगर हम सारे कारकों को देखें तो कहीं ना कहीं इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो कारक है, जैसे कि अफ़गानिस्तान की कश्मीर इशू का अफ़गान पॉलिसी है, कश्मीर समस्या है, या आतंक के विरुद्ध जो युद्ध का मामला हो, या जो उग्रपंथी समूह है इनका बढ़ना, या आंतरिक संघर्ष, ये सारे तत्वों ने मिलकर एक बहुत विदेश नीति के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में काम किए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने घरेलू विषमता को भी बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाया। तो ये जितने भी कारक है, ये संगठित रूप से और नियमित रूप से एक जो सामान्य जनता है उनके वितृष्णा को जन्म देते हैं, उनके अंदर अपने व्यवस्था के प्रति एक असंतोष को जन्म देने का काम किए हैं। लेकिन साथ ही साथ अब पाकिस्तान के नेतृत्व ने अपने विदेश नीति के जितने भी उनके लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इनका प्रयोग भी किया है, उन्हें अपने हिसाब से यूटिलाइज़ भी किया है और यूटिलाइज़ किया गया इन द नेम ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक भातृत्व के नाम पर, क्षेत्रीय सहयोग के नाम पर, शांतिपूर्ण सहस्तित्व के नाम पर इसका काफ़ी प्रयोग भी वहाँ के नेतृत्व द्वारा किया गया। धन्यवाद।